जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, प्रगति असंभव है बिना परिवर्तन के, और जो लोग अपना मन नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। और आज हम ऐसे ही एक संगठन की बात कर रहे हैं जिसने पिछले 6 दशकों में काफी कुछ बदला है और नहीं भी। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। हाँ बिल्कुल। हम द प्रिंट में छपे एक लेख के जरिए इसके सफर को समझने की कोशिश करेंगे। इसका गठन कैसे हुआ, क्या मकसद थे, क्या चुनौतियां आईं और आज इसकी क्या भूमिका है, भविष्य क्या हो सकता है। और ये चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो जरूरी है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हाँ, और आम जानकारी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर हमारे देश की खाद्य सुरक्षा कैसी काम करती है। सही बात है। तो सवाल यही है कि 1964 में जब देश अनाज की कमी से जूझ रहा था, तब बना FCI आज कैसे इस व्यवस्था की रीढ़ बन गया। क्या ये आज भी उतना ही जरूरी है? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरुआत हुई 1964 के खाद्य निगम अधिनियम से। उस वक्त के खाद्य मंत्री C सुब्रमण्यम ने TA पै को इसकी कमान सौंपी थी। हाँ, TA पै। और पूंजी थी करीब 100 करोड़ अधिकृत, 4 करोड़ इक्विटी। मुख्यालय मद्रास मतलब अब चेन्नई में, और पहला जिला ऑफिस तंजावुर में। और उस वक्त सोचिए, देश में अनाज का उत्पादन सिर्फ 62 मिलियन टन था। गरीबी बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। तो इसके 2 बिल्कुल साफ लक्ष्य रखे गए थे। एक तो किसानों को MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, उनको एक तरह की प्राइस गारंटी देना, और दूसरा जो अनाज खरीदा है उसे PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए लोगों तक पहुंचाना। हाँ, और ये दोनों ही चीजें आज हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल अटूट हिस्सा है। और शुरू में खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम FCI ने बहुत अच्छा काम किया। गेहूं चावल की खरीद बढ़ाई, PDS को दूर दूर तक फैलाया। लेकिन फिर 70 के दशक के मध्य तक एक अजीब सी स्थिति बन गई। हाँ, वो स्थिति ये थी कि सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा होने लगी। अनाज FCI के पास जरूरत से ज्यादा जमा होने लगा। और वहीं से फिर भंडारण की, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें शुरू हुई। बिल्कुल, अनाज खुले में पड़ा रहता था, खराब होने की खबरें आती थीं। मतलब जो संगठन कमी से लड़ने के लिए बना था, वो अब अधिकता और उससे जुड़ी जो अक्षमताएं थीं, उनसे जूझने लगा। अच्छा। हाँ, और लोग अक्सर इसकी तुलना NDDB से भी करते हैं, है ना, कि NDDB ने कैसे टेक्नोलॉजी अपनाई, बिचौलियों को हटाया। हाँ, जबकि FCI इन दोनों मामलों में मतलब थोड़ा पीछे रह गया। इसीलिए इसे कहा जाने लगा कि ये एक ऐसा विशालकाय है जिसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। फिर 90 के दशक में गठबंधन सरकारें थीं, तो सुधार करना और मुश्किल हो गया। और WTO वाला मुद्दा भी तो था। हाँ, 1995 में WTO ने इसकी सब्सिडी को ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कहा, मतलब ऐसी सरकारी मदद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बिगाड़ती है। हालांकि भारत को अपने समझौते में इन मुख्य फसलों पर सब्सिडी की छूट मिली हुई थी। अच्छा, तो ये सब चुनौतियां थीं, लेकिन फिर सुधारों की कोशिशें भी तो हुई होंगी। बिल्कुल हुई। जैसे 1996-97 में विकेंद्रीकृत खरीद योजना यानी DCPI। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था कि खरीद और अनाज की क्वालिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी कुछ हद तक राज्यों को भी दी जाए। ओके। फिर वाजपेयी सरकार के समय अंत्योदय अन्न योजना आई, और फिर 2013 में वो मील का पत्थर साबित हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA। हाँ, NFSA, जिसने कानूनी अधिकार दिया बड़ी आबादी को सस्ता अनाज पाने का। ये तो UN के SDGs से भी पहले आ गया था। बिल्कुल। फिर 2014 में शांता कुमार समिति बनी। उसने कई सुझाव दिए। क्या सुझाव थे मुख्य रूप से? जैसे कि जो राज्य खरीद में अच्छे हैं उन्हें पूरी जिम्मेदारी दे दो। FCI अपना ध्यान उन राज्यों पर लगाए जहां दिक्कतें हैं। नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद सिस्टम को बढ़ावा दो। अच्छा, जिससे किसान अपनी फसल के बदले लोन ले सकें। हाँ बिल्कुल। और स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स में प्राइवेट सेक्टर को लाओ। MSP को ट्रेड पॉलिसी से जोड़ो। मोटे अनाज, दालें, तिलहन पर फोकस करो। एक सुझाव कैश ट्रांसफर का भी था। हाँ, उस पे तो काफी बहस हुई थी। सबकी राय एक जैसी नहीं थी। और फिर आया कोविड का दौर। उस वक्त जो FCI के पास अनाज का भंडार था, वो सच में मतलब एक वरदान साबित हुआ। हाँ, वो PMGKY योजना जो चली थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक मुफ्त अनाज बटा, और अब तो उसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। बाप रे, इस पे तो खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। अनुमान है कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा। लेकिन ये दिखाता है कि संकट के समय FCI कितना जरूरी हो सकता है। ये तो हुई सरकारी नीतियां, लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं? जैसे अशोक गुलाटी,
उनका तर्क तो काफी अलग है। हाँ, अशोक गुलाटी का पॉइंट बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि असल प्रॉब्लम एफसीआई उतनी नहीं है जितनी वो पॉलिसी है जिसे एफसीआई को लागू करना पड़ता है। मतलब? मतलब उनका सवाल है कि जब हम पोषण सुरक्षा की बात कर रहे हैं, थाली इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर देश की 67% आबादी को सिर्फ गेहूं चावल ही क्यों दिया जा रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। तो उनके सुझाव भी हैं। वो कहते हैं कि खरीद उतनी ही करो जितनी पीडीएस के लिए चाहिए। एमएसपी सिर्फ उन्हीं फसलों पर दो जो उस इलाके के लिए सही हों, जैसे पंजाब के संगरूर में बाजरा या दालें उगाओ। पानी बचेगा, बिजली बचेगी। और राशन दुकानों का क्या? राशन दुकानों को सिर्फ अनाज की दुकान मत रखो, उन्हें न्यूट्रिशन हब बनाओ और परिवारों को सीधे कैश दो, करीब 8,000 रुपए सालाना खाद्य सब्सिडी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ एफसीआई खुद भी तो टेक्नोलॉजी अपना रहा है, जैसा लेख में बताया गया है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो एआई वाला ग्रेन एनालाइजर है, चावल की उम्र पता करने की तकनीक है, साइलो स्टोरेज बन रहे हैं। और इससे ट्रांजिट लॉस, मतलब ढुलाई में होने वाला नुकसान, वो भी काफी कम हुआ है। हाँ, दावा है कि 96% तक कम हुआ है। तो ये सीधे तौर पर उन पुरानी समस्याओं का हल है जिनकी हम बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एफसीआई के पास क्षमता है, मैन पावर है, पैसा है, तकनीक आ रही है सरकारी नीतियों को लागू करने की। संकट में इसने खुद को साबित भी किया है। तो मतलब अगर भविष्य में सरकार इसका दायरा बढ़ाती है, मान लीजिए पीडीएस में दालें या तेल भी शामिल करती है, तो एफसीआई तैयार रहेगा। लगता तो यही है। कह सकते हैं कि एफसीआई इसके लिए तैयार नजर आता है। तो संक्षेप में, जैसा द प्रिंट के लेख से भी समझ आता है, एफसीआई की कहानी सिर्फ एक कॉरपोरेशन की नहीं, बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा की बदलती जरूरतों, कृषि अर्थव्यवस्था की उलझनों और सामाजिक कल्याण की नीतियों के विकास की कहानी है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यकीनन ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। बिल्कुल। और यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या खाद्य सुरक्षा का जो मौजूदा मॉडल है, जो ज्यादातर कैलोरी यानी अनाज पर फोकस करता है, वो भविष्य के लिए काफी है, या फिर हमें अशोक गुलाटी जैसे एक्सपर्ट्स के सुझाए स्ट्रक्चरल बदलावों की जरूरत है जो पोषण सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें? ये वाकई एक अहम सवाल है। उम्मीद है इस चर्चा से यूपीएससी उम्मीदवारों को कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेट भरना होना चाहिए, या अब वक्त आ गया है पोषण सुरक्षा पर ध्यान देने का? और इस नई सोच में एफसीआई की भूमिका क्या हो सकती है?